हाँ तो बच्चा पार्टी, आइए राहत की सांस लीजिए, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे मियोसिस आई। G1 S G2, जीवन के बाद क्या आता है एनीवन? G2 आता है। सोचिएगा इस बारे में। ठीक, बताइए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है? बैटरी होता है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ठीक है, जो असली लोग हो तुम लोग भी। ठीक, एक तो तुम बायो वाले पता नहीं क्या सोच के नामकरण कर देते हो। जर्म सेल ये तो अलग ही है, हमने तो लैक्लान सेल पढ़े थे। अजीब है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। आज हम लिटरली वर्क करेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे, एनर्जी लगाएंगे और ठीक पावर दिखेगी। साथ में कोलिजन भी है, सर्कुलर मोशन भी है, इनके कुछ टॉपिक्स वगैरह भी हैं, तो थोड़ा देख के चलना। आइए, वर्क एनर्जी पावर। तो सबसे पहले है हमारे पास वर्क या वर्क डन। ठीक, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। एक फोर्स एक चीज को कितना डिस्प्लेस करवा सकती है। इसमें वही हमारा एक इजी सा एग्जांपल। आइए बच्चे अपनी क्लास समझिए, जल्दी चलिए प्लीज। ओके, बैठिए प्लीज। हाँ तो बच्चों, मान लो हमारे पास क्या है, एक कार है और वो कार खराब हो गई, लेकिन लकीली सामने ही गराज है। गराज, गराज तो नहीं एग्जैक्टली, मैकेनिक शॉप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस गाड़ी को वहां तक डिस्प्लेस करवाना है। तो गाड़ी में तीन दोस्त, पहले वाला हट्टा और कट्टा, ठीक, उसने कहा चलो धक्का मारते हैं, उसने फोर्स लगाई। ठीक, इसकी फोर्स सबसे ज्यादा है तीनों में, तो ये फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, होना तो चाहिए। तो इसने फोर्स लगाई, इसने डिस्प्लेसमेंट की, ये जो पहला पर्सन है इसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अब दूसरा पर्सन वो कहता भाई ला मैं भी हेल्प करता हूँ, उसने भी फोर्स लगाई, फिजिक्स नहीं पढ़ी थी ना, गाड़ी खराब है तो सिर्फ धक्का देना है, धक्का किस डायरेक्शन से देना है इस उसने नहीं सोचा। तो यहाँ पे ये धक्का लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेकंड वर्क कर रहा है, लेकिन उसके वर्क लिटरली उल्टे हैं, उल्टे काम। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल एक्यूट होगा। जब तक कोई फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट पे आ सकता है तब तक वर्क डन पॉजिटिव होगा। आई होप आप सबने सुना हो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.S। तो यहाँ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ओके, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी पावर इस टॉपिक में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। तो थोड़ा सा प्लीज देख लेना इस चीज को। आप वापस आइए, वर्क डन नेगेटिव है, तो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, दोनों में एंगल कितना है, ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर होगा तो वर्क डन के फॉर्मूले में कॉस थीटा आएगा, और कॉस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, नेगेटिव। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एंटी पैरेलल हो वर्क डन नेगेटिव करवाने के लिए। अब इसके बाद तीसरा पर्सन, उसने बोला भाई अपन को धक्का लगाएगा, तो तीसरे पर्सन ने फोर्स लगानी स्टार्ट की, लेकिन उसकी फोर्स ऐसे है। तो यहाँ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन क्या ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवा रही है, नहीं करवा रही। तो यहाँ पे W3 क्या होगा, 0। सो आपने वो क्वेश्चन सुना होगा कि एक पर्सन दीवार को धक्का दे रहा है, वर्क डन 0 है। रीजन, उस केस में फोर्स है, लेकिन वो फोर्स कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा पा रही। आपने सुना होगा एक कुली सामान उठा के ले जा रहा है और उसका वर्क डन 0 है। ये बात कुली को बोल के देख लो, वो पीट देगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, लेट जस्ट से हमारे पास यहाँ पे एक मास रख रखा है। कुली ने क्या किया, इस मास को उठाया, अपने सिर पे रख लिया, वर्क डन कितना होगा, एनीवन? सच में क्वेश्चन रट के आए हुए हो? वर्क डन पॉजिटिव होगा। सामान नीचे था, कुली ने सामान पे फोर्स लगाई, कहाँ, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर, तो वर्क डन बाय कुली क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में कुली का वर्क डन पॉजिटिव होगा।
अब इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ भाई ये कुली है और ये सामान को ऐसे लेके जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, कुली ने अपने सिर पे सामान रख रखा है, फोर्स कहाँ लग रही है? फोर्स ये सामान पे ऊपर लगा रहा है, सामान इस पे नीचे फोर्स लगा रहा है, तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट जीरो बोलते हैं। कंडीशन, कुली की स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला नहीं लगेगा। ओके, याद रह जाएगा। तो ये चीज थोड़ी सी देख लेना। बट इफ द फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। आई होप आपको याद हो आर क्या था, एनीवन? आर इज पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये आर था। अब what is displacement? Displacement is change in position. So what is small displacement? It is small change in position. तो यहाँ पे हम dr को ये लिख सकते हैं, ओके। लेट जस्ट से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं कि तुम एक फोर्स लगा रहे हो एक बॉडी पे एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड स्क्वायर के कैप। ये तुमने एक बॉडी पे फोर्स लगा दी, कैसी फोर्स है? कांस्टेंट, वेरिएबल? कैसी फोर्स है? वेरिएबल। फोर्स के अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बताइए? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, डॉट डी आर या डी एस। तो डी आर की वैल्यू ये होती है, क्या लिखें? डी एक्स डी वाई डी जेड। डॉट प्रोडक्ट करवाइए प्लीज, एक्स की डी एक्स के साथ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। आई होप आप रिस्पेक्टिवली वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स की लिमिट एक्स में, वाई की वाई में, जेड की जेड में, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसे पोटेंशियल एनर्जी। एनीवन, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन से जो एनर्जी होती है, सिस्टम की अरेंजमेंट से जो एनर्जी होती है, द एनर्जी ड्यू टू शेप, साइज, हाइट ऑफ अ बॉडी और सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला बताइए। आज आई थिंक बाहर लंगर लगा हुआ है, शोर से आप आइडिया लगा सकते हो। ओके, वापस आइए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh हमेशा वैलिड है। mgh ये कहां वैलिड है? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक। h हाइट, छोटी सी हाइट होनी चाहिए। तो m क्या है बच्चों? m इज पॉइंट मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के आसपास, और h क्या है? वर्टिकल हाइट। प्लीज याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? रेफरेंस पे। जैसे तुम कितनी मेहनत कर दो, तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा क्या लगेगा? तुम्हारा पोटेंशियल कम है। क्यों? क्योंकि वो कंपैरिजन हमेशा ऐसे बच्चे से करेंगे जिसका पोटेंशियल तुमसे ज्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि किससे कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक। जैसे आपने पहली बार क्रिकेट खेला, आप किसी ऐसे से कंपेयर कर लो जो 20 साल से खेल रहा है, आप सोचोगे मेरी तो पोटेंशियल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो ये सारी चीजें रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, जब भी आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं आपको बुरा फील होता है, आप क्या करते हो? अपने नीचे वाले से कंपेयर कर लेते हो ठीक है कि हाँ भाई इसके मेरे से भी कम है, तो आपका रेफरेंस ज्यादा हो जाता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आइए, प्लीज याद रखिएगा ये पॉइंट मासेस के लिए है, बॉडीज के लिए नहीं। एग्जाम्पल, आपके पास क्या है? ये एक रॉड है और ये एक पॉइंट मास है, दोनों के दोनों h हाइट पे रखे हुए हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg। क्या पॉइंट मास है ये?
पॉइंट मास नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास से हाइट ले लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होगा, h/2। क्या गलती की मैंने यहाँ, जल्दी बताइए क्या गलती की मैंने? यहाँ रेफरेंस नहीं डिफाइन की, आई हैव टू डिफाइन कि मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा हूँ। जब तक आप जीरो डिफाइन नहीं करते तब तक बात नहीं बनेगी। एंड एक्शन, ओके स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh। ठीक, अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा हो तो उस चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -g(m1m2/r). यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते हुए हम हमेशा क्या कहते थे, पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k(q1q2/r), इसमें भी हम यही कहते थे पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या होगी, जीरो। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, ½ k(x²). इसमें हम क्या बोलते हैं, जब x जीरो होगा यानी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी, तो बोलिए ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली जाएगी, जीरो स्प्रिंग में। तो जब तक आप जीरो डिफाइन नहीं करते आपके प्रॉपर आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए, आई होप आपने फॉर्मूला सुना हो, फोर्स इज इक्वल टू -del(u)/del(r). फोर्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट, इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं है, ये फॉर्मूला डेफिनेशन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। याद रह जाएगा, ओके। तो यहां पे आप देखिए डेल्टा यू, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस पे, बट डेल्टा यू इंडिपेंडेंट। पोटेंशियल एनर्जी इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपने कहां जीरो माना, लेकिन चेंज इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि कहां आपने जीरो लिया। आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी का आइडिया हो, ½ mv²। उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, नेगेटिव में कभी नहीं जा सकती। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है मैकेनिकल एनर्जी। एनीवन, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। आइए वापस, तो देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दोनों साइड पोटेंशियल एनर्जी ऐड करो प्लीज। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेफ्ट साइड क्या बचेगा, मैकेनिकल एनर्जी, राइट साइड क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी हैज ऑलवेज बीन ग्रेटर देन यू, हमेशा से बड़ी रही है, हमेशा बड़ी रहेगी, ओके। फिर इसके बाद कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का आइडिया है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, आपने एक मास उठाया, इसे यहाँ लेके गए, इस मास को यहाँ लेके गए, इस मास को ऐसे यहाँ लेके गए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, एनीवन? तो ग्रेविटी ने कितनी फोर्स लगाई, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ग्रेविटी के डायरेक्शन में, h। ये वाली हाइट लेट जस्ट से h है। पॉजिटिव नेगेटिव, वर्क डन कैसा होगा, ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, देखिए एक मास को स्टेयर से ले जाओगे और उसी मास को लिफ्ट से ले जाओगे, आपको कम वर्क लिफ्ट वाले केस में करना पड़ेगा, बट ग्रेविटी दोनों केसेस में सेम वर्क डन कर रही है।
तो आप कभी भी ये मत देखिए कि पर्सन की तो जान निकल गई ऊपर चढ़ाते चढ़ाते और आप कह रहे हो कि वर्क डन सेम है दोनों केसेस में। नहीं, हम वर्क डन बाय पर्सन नहीं देख रहे, वर्क डन बाय ग्रेविटी देख रहे हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रॉपर्ली देख लेना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं। ये अगर घूम फिर के वापस आ जाओ तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 करते हैं, याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एनर्जी का लॉस करवाएं, जो पाथ डिपेंडेंट हो, उन्हें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी का लॉस करवाता है, याद रह जाएगा, देख लेना। इसके बाद हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? द टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और बॉडी। एक बॉडी पे जो टोटल वर्क डन है वो सिस्टम के, उस बॉडी के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ये चीज थोड़ी सी देख लेना, इससे कई क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे। टोटल वर्क डन का मतलब क्या है? जितने भी फोर्सेस हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गई, और कौन सी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्सेस हो गई, इन सब का वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगेन तुम्हें अगर बुक्स वगैरह जो मिली हुई हैं उनमें से तुम इस पर क्वेश्चन देख सकते हो, मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इस पे जो आ जाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे, वो बहुत इजीली डन हो जाते हैं। ओके, रुकावट के लिए खेद है। आइए एक बार जरा पार्शियल डिफरेंशिएशन देख ही लीजिए। ये अपने 3 चैप्टर में है, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, उसमें है। आपको आता होगा, बस भूल गए होगे। इट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल ट्रीटिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट्स। जहां पे भी आपको ये सिंबल दिख जाए, आपको क्या करना है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी वेरिएबल को वेरिएबल ट्रीट करना है, एंड ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। ठीक है, differentiating with respect to a variable, treating all other variables as constants. Example, मेरे पास एक क्वांटिटी है u, इसकी वैल्यू है x स्क्वायर वाई जेड प्लस 8x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर। मैंने कह दिया u का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। हेल्प करवाना, सबसे पहले ये टर्म है, इसमें कौन वेरिएबल है? एक्स वाई जेड। वैसे तो तीनों वेरिएबल हैं लेकिन पार्शियल है ये, तो किसको ट्रीट करेंगे? एक्स को। तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 8x क्यूब प्लस, इसमें x आया ही नहीं, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा 0। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे फिर से कहूं u का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें बस y वेरिएबल होगा, एक्स स्क्वायर जेड को बाहर रखो, अंदर y का 1 प्लस, इसमें y आया ही नहीं 0 प्लस 9 को बाहर, y स्क्वायर का 2y। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। फिर इसी का z के रिस्पेक्ट में करो, शाबाश। तो एक्स स्क्वायर वाई बाहर, z का 1 अगले टर्म में, और अगले टर्म में z आया ही नहीं, सो दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r, एनीवन? आपका मन करेगा 0 बोलने का, लेकिन r इज एक्स वाई जेड ऑल, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले x के रिस्पेक्ट में करो i कैप, फिर y के रिस्पेक्ट में करो j कैप, फिर कुछ तो बोल दो, z के रिस्पेक्ट में करो k कैप। ओके, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपने फॉर्मूला देखा होगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी क्वेश्चन में तुमसे कह दूं ये पोटेंशियल एनर्जी है, बताओ फोर्स कितनी होगी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करने के बाद इन टर्म्स के साथ क्या लगाना पड़ेगा? आई कैप, जे कैप, के कैप।
वैसे होगा। अगर कोई पॉइंट दिया गया है तो वो पॉइंट पुट भी करना होगा, याद रह जाएगा। इट इज लाइक डिफरेंशिएशन, बट इसमें सारे वेरिएबल्स का नहीं होता। एक डिफरेंस बता देता हूं। मान लो मैंने आपसे कह दिया u है एक्स स्क्वायर वाई, तो मैंने कह दिया बताओ डी यू अपॉन डी एक्स बताओ, तो ये d है, डेल नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल कौन है यहाँ, x और y दोनों। तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, y का डिफरेंशिएशन, y को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। बात आई समझ में? हमें ऐसा करना पड़ता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। बात आई समझ में? दूसरी चीज देख लेना प्लीज, कीबोर्ड्स में कई बार ये वाला सिंबल होता नहीं, ठीक है, या फिजिक्स वाले लगा लो, टाइप करने वाले लगा लो, वो आलसी होते हैं, ठीक। तो इसे डी की फॉर्म में भी लिख दिया जाता है, आपको खुद पता होना चाहिए। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, सॉरी एक चैप्टर और है जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होता है, वेव्स। 11th क्लास का जो वेव्स वाला चैप्टर है वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो 4 चैप्टर्स में ये टॉपिक यूज होता है, थोड़ा सा देख लेना। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, करें स्टार्ट। अब यहाँ पे आइए, वापस से सर्कुलर मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्कुलर मोशन। लेकिन इस बार हम क्या चेंज करेंगे, वी हैव टू अप्लाई एनर्जीज ऑल्सो। स्टार्टिंग में जो हमने सर्कुलर मोशन प्लेन में पढ़ा था उसमें हमने फोर्स अप्लाई नहीं की, अगले वाले में फोर्स अप्लाई की, इसमें एनर्जी भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से जिसका आंसर तुम रख लेना। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पे ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक कटोरा है जिसे उल्टा रख रखा है। आपके पास यहाँ एक मास है, ये मास एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, ये वाला जो है दिस वन इज फिक्स्ड। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, क्या होगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, हमेशा साथ में रहेगा, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। तो ठीक है, देना जरा, चलो ट्राई करते हैं। ये पेन है, थोड़ा कैच कर लोगे? नहीं कैच करेगा? नहीं, और कोई चीज दो फिर जिसे कैच कर पाऊं। ओह हाँ, जो काम की चीज नहीं है ये, इसके गिरने से कुछ टूटेगा भी नहीं। वैसे ये परफेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझना, ये थोड़ा सा पैराबोलिक है। अब आई थिंक स्फेरिकल दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे एक मास रख दिया, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है। स्लाइटली डिस्प्लेस करो, दूसरी साइड हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। इसे स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं। एक्सपेरिमेंट उतना अच्छे से हो नहीं रहा, लेकिन आई होप तुम मेरा पॉइंट समझे हो कि अगर मैं किसी बॉडी को किसी स्फेरिकल सरफेस से रिलीज कर दूं तो वो थोड़ी देर तो साथ साथ आएगी, लेकिन उसके बाद उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और वो टेंजेंशियली आगे निकल जाएगी। तो थोड़ी देर बाद एक बॉडी क्या करती है, कांटेक्ट लूज कर देती है सरफेसेस के साथ। तो कुछ ऐसा ही होगा, ये बॉडी यहाँ पे आ रही है, आ रही है, आ रही है, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहाँ कहीं ये सीधी चली जाएगी ऐसे, थोड़ा ग्रेविटी भी अफेक्ट करेगी इसे, लेकिन यहाँ कहीं ये क्या करेगी, कांटेक्ट लूज कर देगी, ठीक। तो हमें बताना है ये बॉडी कितने एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगी। तो इसका आंसर सीधा सा होता है cos थीटा 2/3, अगर यहां से बॉडी रेस्ट से रिलीज की है, लेकिन मैं उसके प्रूफ दिखा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों एक चीज देखो, अगर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, यानी कोई लॉस ना करवा रहा हो, तो ये दोनों कंडीशंस जैसे ही मीट हो जाएंगी, आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक पेन को ऊपर फेंक दिया, स्टार्टिंग में इसके पास काइनेटिक है, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल हुई, वापस से इंटरचेंज हो गए। तो फेंकने के बाद इनके ऊपर सिर्फ क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी को मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस में काउंट कर रहा हूं, तो काइनेटिक पोटेंशियल इंटरचेंज होती रहेंगी, वो वाला सीन है यहाँ पे, ठीक। करें स्टार्ट। तो बच्चों एक बॉडी यहां थी, यहां पहुंच गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 का माने, आप पोटेंशियल एनर्जी 0 यहां मान सकते हो,
मेरी बात मानो तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी जगह जीरो ले लिया करो जिससे नीचे के पॉइंट से हमें काम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, आप कहीं भी मान सकते हैं। अब आइए, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर। ये डिस्टेंस कितना है, आर। ये ट्राइंगल दिख रही है आपको, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बालिके उठ जा, ये डिस्टेंस कितना होगा, आर कॉस थीटा। ये डिस्टेंस बता सकते हो, आर माइनस आर कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? करें। अब बच्चों यहां कौन सी एनर्जी है, सिर्फ पोटेंशियल। यहां कौन सी एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक। सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं है, ठीक है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना है, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल एम जी एच, कोई डाउट किसी को, इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने जीरो लेट की है, बताओ क्या लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो। कोई डाउट? एक चीज देखिएगा, सर्कुलर मोशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें मैक्सिमम दो चीजें लगती हैं, एक मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप वर्क एनर्जी पावर में जितने भी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन करेंगे सब के सब इन दो इक्वेशन से हो जाते हैं, बाकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो एक इक्वेशन मैंने लगा दी, दूसरी इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाएं बच्चों, ठीक, यहाँ नेट फोर्स एम में लगा देते हैं। आइए हेल्प करवाइए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बॉडी यहां आ गई, हाँ भाई, एक्सेस कैसे बनेंगी, ऐसे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ठीक, एक्सेलरेशन और उसके परपेंडिकुलर। तो आपको दिख रहा है ये बॉडी क्या है, सर्कुलर मोशन में है, तो एक्सेस ऐसे बनेंगे। फोर्सेस दिखाइए, नीचे mg, इस साइड नॉर्मल, और कोई फोर्स, और कोई फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स कोई एक्चुअल फोर्स नहीं होती, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपेटल बनती है। तो इस साइड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन नहीं होगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? किसके कंपोनेंट होंगे, mg के, तो mg का ये कंपोनेंट कितना हुआ, mg cos थीटा, इसी साइड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है तो ये फोर्स बड़ी होगी, इज इक्वल टू नॉर्मल, सॉरी ये, कोई प्रॉब्लम किसी को, हेल्प करवाओ, नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, क्यों, क्यों, लूजेस द कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगी, क्वेश्चन में ही बोला गया है, नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, तो नॉर्मल जीरो हो गया। अब देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा कितना, cos थीटा इक्वल्स टू 2/3। नोट किया, क्वेश्चन लिखिए प्लीज। A bob is rotated with the help of a string in vertical circle, find the difference in tension, at bottom and top points, at bottom and top points। Can I start? आइए देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है,
यहां पे एक रस्सी से, एक स्ट्रिंग से आप एक बॉब को रोटेट करवा रहे हैं। हाँ भाई, स्पीड सेम रहेगी अगर किसी चीज को वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो। पोटेंशियल काइनेटिक इंटरचेंज होती रहेंगी, तो स्पीड सेम नहीं रहेगी। दूसरी बात, यहां फोर्स है टेंशन। टेंशन कौन सा वेरिएबल हुआ, सेंट्रीपेटल, सॉरी रेडियल, टेंजेंशियल या एक्सियल, कैसा वेरिएबल है टेंशन? यहाँ टेंशन विल ऑलवेज बी अलोंग रेडियस, तो टेंशन इज अ रेडियल वेरिएबल। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आई होप आपको याद हो, टेंजेंशियल होता है। तो एनीवन वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन कैसी फोर्स है यहाँ पे, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। बालकों हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और कभी रस्सी को घुमाओगे तो तुम नोटिस करोगे बॉटम पॉइंट पे सबसे ज्यादा टाइट है, टॉप पॉइंट पे सबसे ज्यादा लूज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, टी डॉट डी एस। अब ये रेडियल वेरिएबल है, ये टेंजेंशियल वेरिएबल है, बताइए तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। बस, तो टेंशन यहाँ कोई वर्क डन नहीं करेगी, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं है। आगे बताइए। अब हाँ बच्चों, ये हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल हो गया, एक मास यहाँ है, उसकी स्पीड वीबी, यहाँ टेंशन टीबी, और यहाँ mg, यहाँ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। नेट फोर्स एम में बताइए प्लीज, नेट फोर्स एम में टीबी माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। फर्स्ट इक्वेशन, आई होप सबको पता हो, जो यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही रेडियस होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, यही बॉब यहां पहुंचा, इसकी स्पीड vt, टेंशन tt, नीचे ac, नीचे ही mg। आई होप सबको पता हो, ये टॉप पॉइंट है। हाँ भाई, नेट फोर्स हमें बताइए प्लीज। टेंशन एट टॉप प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, ये सेकंड इक्वेशन। वेरिएबल्स ज्यादा है, एक इक्वेशन और चाहिए, बताइए कौन सी होगी, सोच समझ के आंसर देना। एक इक्वेशन और कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन में 2 इक्वेशन लगती हैं, दूसरी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। बालिके काफी देर से उबासी मार रही है, एवरीथिंग ओके, लेक्चर बोरिंग, सोई नहीं, क्या हुआ, सोई नहीं, ओके कोई बात नहीं बच्चे, मुंह धो के आना है, आ सकते हो, पानी पीते रहो। ठीक, जो नींद से लड़ा वो आगे बढ़ा, जो नहीं लड़ा उसके पास सोना आया। आइए वापस। हाँ भाई, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट्स पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। हाँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी कहां 0 माने, बॉटम पे, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, तो यहां कितनी होगी, एम जी एच, कितनी हाइट है, 2r। आ जाओ इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी बताओ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे मैकेनिकल बताओ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कोई डाउट किसी को? दिस वन इज आवर थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आएगा टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप इज इक्वल टू 6 mg। अगर यही कंडीशंस होंगी तो ये शॉर्टकट आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या बच्चे? हाँ बच्चों, कौन से पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है, बॉटम पे। स्ट्रिंग के टूटने के सबसे ज्यादा चांस बॉटम पे रहते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी पत्थर को बांध के घुमाना, मोस्ट प्रोबेबली वो नीचे टूटेगा, अगर टूटा तो ये नीचे वाले पॉइंट पे अलग हो जाएगा। तो अकेले में एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, कोशिश करना किसी चीज को ना तोड़ दो।
और तोड़ रहे हो तो पड़ोसी के घर में कर लेना, एज लॉन्ग एज किसी को पता ना चले। आइए वापस। तो यहाँ पे ये हमारा एक कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकल सर्कल। क्रिटिकल सर्कल, क्रिटिकल सर्कल, आई होप आपको आइडिया हो क्या है। एनीवन, क्या है क्रिटिकल सर्कल? द मिनिमम वैल्यूज टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। कम से कम वैल्यूज के साथ आपको एक सर्कल क्रॉस करना है, ठीक है। लेट जैसे आपने रोलर कोस्टर सुने होंगे, ये आपके पास क्या है, एक रोड हो गया और वो ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है। इस टाइप के रोड आपने देखे होंगे। आपने सोचा चलो एक काम करते हैं, अपन ट्राई करते हैं। आपने अपनी साइकिल निकाली और उस साइकिल पे बैठ लिए और आगे खोली। कुछ गड़बड़ लग रही है फिगर में, लेकिन लेट जस्ट से काम चल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने, ठीक है, चलना स्टार्ट किया। आपकी स्पीड थोड़ी सी कम थी, आप यहाँ तक गए और वापस हो गए, सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। आपने थोड़ी और स्पीड ज्यादा बढ़ाई, आप यहाँ तक गए और उसके बाद फिर आपको पता है थोड़ी सी स्पीड और बढ़ानी होगी और आपने इतनी स्पीड बढ़ाई और सर्कल को क्रॉस कर गए। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड रख लो, कम से कम कितनी स्पीड रखें कि सर्कल क्रॉस हो जाए? आइडिया है किसी को? √5 RG। आइए तो देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक क्रिटिकल सर्कल। इसमें मैंने क्या किया, एक रैंडम पॉइंट ले लिया नीचे से थीटा एंगल, क्या हो बच्चे, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। यहाँ टेंशन T थीटा, यहाँ स्पीड V थीटा। तो पहले मैं शॉर्टकट लिख पा रहा हूँ, फिर उसके बाद वैल्यूज देखेंगे। टेंशन एट थीटा एंगल शुड बी 3mg 1 plus cos theta and speed at theta angle should be square root gr 3 plus 2 cos theta। ये पूरे मैंने खुद निकाले हुए हैं, प्रूफ है इनका मेरे पास, ठीक है। तो क्या होंगे, आप बस थीटा की वैल्यू पुट करो, आपके पास क्रिटिकल डेटा आ जाएगा। प्लीज याद रखना, थीटा हम वर्टिकल के साथ ले रहे हैं, लेकिन नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं ले रहा। जेईई मेंस के कई क्वेश्चनों में ये शॉर्टकट लग जाते हैं, प्लीज याद रख लेना। आइए समझते हैं। देखें, आपके पास क्या है, ये एक वर्टिकल सर्कल है। सोच समझ के बताओ, इस पॉइंट पे थीटा कितना होगा? थीटा 0। हाँ भाई, तो स्पीड एट बॉटम वैल्यू पुट करो प्लीज। शाबाश, √5gr या 5rg, जैसे भी याद करो। ओके, हाँ भाई, यहां थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तो स्पीड इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे √3gr 3rg, और स्पीड इस पॉइंट पे स्क्वायर रूट gr। कोई कहना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होती है? मत कहना प्लीज। इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? 6 mg। इस पॉइंट पे टेंशन 3 mg, और इस पॉइंट पे टेंशन OMG। क्रिटिकल सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन 0 होती है। करें करें बच्चों, ओके ओके। आइए वापस, वर्क हो गया, एनर्जीज का डिस्कशन हो गया, चलो थोड़ी सी पावर लगाते हैं। पावर, P या W सिंबल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसे वॉटेज भी कहते हैं, वॉटेज, ठीक। आपने पावर सुना होगा, क्या डेफिनेशन होती है पावर की? रेट ऑफ वर्क डन, ठीक, या रेट ऑफ एनर्जी स्पेंट। तो पावर दो टाइप की हो सकती है, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस पावर का
dw/dt या फिर f.v। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे। अगर मैं आपसे कहूं एक बॉडी चल पड़ी, बताओ पहली 10 सेकंड में उसने कितना वर्क किया? एनीवन? कौन सी पावर पूछी है? एवरेज। मैं पूरी जर्नी की बात कर रहा हूं, तो टोटल वर्क डन निकालो और टाइम से डिवाइड कर दो। ऑन द अदर हैंड मैं बोलूं एक बॉडी चल रही है, 10th सेकंड पे कितनी पावर है, तो वो ठीक है f.v से आएगी। अगर फोर्सेस कांस्टेंट हैं तो आप देखेंगे इसका आंसर, अगर p है तो इसका आंसर 2p। अगर फोर्स कांस्टेंट होंगी तो इस केस में पावर डबल होगी। अब एक बार इंस्टेंटेनियस पावर के क्वेश्चन देख लीजिए। पावर का फॉर्मूला f.v। अगर आपको कभी फोर्स पुट करनी पड़ जाए तो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होती है, या तो इसे ये पुट करेंगे या फिर इसे ये पुट करेंगे और इसे पुट करके ऐसे सोच लेंगे। पावर जो है इसके केस में टाइम आता है। पावर ये चीज दिखाती है कि 1 सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है। ओके, तो पावर पे कोई खास चीज है नहीं मेरे पास, बस न्यूमेरिकल्स वगैरह ही करने होंगे तुम्हें, वो हम बाद में देखेंगे। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करें स्टार्ट। कॉलिजन्स। कॉलिजन, हाँ तो बच्चों, कॉलिजन्स का बेशक मतलब टक्कर हो हिंदी में, लेकिन अ कॉलिजन कैन हैपन विदाउट अ टक्कर, विदाउट कॉन्टैक्ट। जैसे आप देखिए आपके पास यहाँ एक न्यूक्लियस है, फिक्स्ड है, आपने इस पे अल्फा पार्टिकल फायर कर दिया, अल्फा पार्टिकल आया, आके यहां से चला गया बिना टच किए गया। क्यों मुड़ा अल्फा पार्टिकल? क्योंकि इस न्यूक्लियस ने पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाई, ये रिपेल हो गया। फोर्स लगी है ना, बेशक कांटेक्ट हुआ हो ना हुआ हो। सो दिस इज कॉलिजन। बिना कांटेक्ट के कॉलिजन हो सकता है फिजिक्स में। What is collision? It is an isolated event in which a large impulsive force acts for a short duration. ये क्या है? ये एक आइसोलेटेड इवेंट है, आइसोलेटेड इवेंट, लार्ज इंपल्सिव फोर्स एक्ट करती है फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी सी देर के लिए। कभी किसी की टक्कर हुई हो, गाड़ी वगैरह से टकरा गए हो, रोड पे गिर गए हो, सब कुछ सही चल रहा था, फॉर अ स्प्लिट सेकंड, सेकंडों में तुम्हारी दुनिया पलट गई या गाड़ी पलट गई, वट। सो कॉलिजन जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, कॉलिजन में एकदम बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, लेट जस्ट से तुमने एक बॉल फेंकी, किसी और ने एक बॉल फेंकी, दोनों यहां टकरा गए, तो यहां क्या है, यहां दोनों बॉल्स पे mg है। लेकिन जब ये कोलाइड हुई तो दोनों की इंपल्सिव फोर्स, आई होप इंपल्स याद हो, सडन चेंज इन मोमेंटम, इंपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है तो उस इंस्टेंट पे हम mg को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहले पे फोर्स लगाएगी, दोनों के अलावा कोई तीसरा है या नहीं है? तो आप याद कीजिए, अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो एनीवन, मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट। किसका? सिस्टम का। तो यहां हम जहां भी कॉलिजन लिख दिया जाएगा वहां पे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व मान के चलेंगे। ओके, सोच समझ के आंसर देना। एक बॉल है, ऊपर से ड्रॉप की, टकराई, बाउंस हो गई, ये कॉलिजन है। क्या इस कॉलिजन में बॉल का मोमेंटम कंजर्व है? क्यों नहीं? यहां क्यों? बोलो। सबसे पहली बात, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बॉल पहले नीचे जा रही थी, अब ऊपर जा रही है। पहले मोमेंटम नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया, तो बॉल का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। बॉल किससे स्ट्राइक कर रही है? ग्राउंड से। लेकिन ग्राउंड भी फिक्स है, ग्राउंड मूव नहीं कर सकता। तो यहां पे अगर आप लार्ज इमेज देखें कि बॉल अर्थ से टकराई है, तो बॉल प्लस अर्थ का मोमेंटम कंजर्व है। जैसे आप देखिए, आपके पास एक दीवार है, आप दीवार पे लगातार फुटबॉल मारे जा रहे हो, क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है? नहीं, क्योंकि दीवार आपने पकड़ रखी, दीवार पे ऑल द टाइम एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो यहां मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। किसका मोमेंटम कंजर्व है? बॉल प्लस अर्थ, अगेन इसका मोमेंटम कंजर्व। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी।
जैसे आप जंप करो तो आपने अर्थ पे फोर्स लगाई, अर्थ ने आप पे फोर्स लगाई, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक चाइनीज मूवी देखना, एक एस्ट्रॉइड आके अर्थ को हिट करने वाला था, सारे लोग यहाँ के जंप हो गए, अर्थ को रास्ते से हटा दिए। वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ह्यूमंस प्लस अर्थ इज अ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। वो फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन कोई नहीं, मूवी थी, करें। ओके, आइए वापस। सबसे पहली बात, कभी भी कॉलिजन बोल दिया जाए आपके दिमाग में आना चाहिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर बॉडी एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में जा रही है तो आई जे के ले लेना, ठीक। मोमेंटम वेक्टर है, प्लस माइनस के साइन मिस मत करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई। देखो, सबसे पहले हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2, ये मूव कर रहे हैं, ये u1 से ये u2 से, चलते 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 दोनों टकरा गए, तो m1 की स्पीड v1, m2 की स्पीड v2। ओके, अब देखो, कॉलिजन है दो बैलगाड़ियों का, एक बैलगाड़ी चल रही है टुक टुक टुक, दूसरी बैलगाड़ी आई टुक 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 और टकरा गई। कॉलिजन अगर इन दोनों में स्लो हुआ है, ये दोनों अप्रोच अगर स्लो हुई है, ठीक है, तो ये दोनों रिसीड, दूर भी स्लोली जाएंगे। यूट्यूब पे कोई एक्सीडेंट उठा लो अच्छा खासा जो देखने लायक हो, एक बाइक है, एक, ठीक है, ट्रक है, ट्रक वाला फुल स्पीड से आया, ठोक दिया, बाइक वाला बहुत ज्यादा स्पीड से जाके गिरेगा। अगर अप्रोच फास्ट है तो सेपरेशन भी फास्ट होगा, अप्रोच स्लो है तो सेपरेशन भी स्लो होगा। तो सबसे पहले ये दोनों क्या कर रहे हैं बताओ, ये अप्रोच कर रहे हैं, ये दोनों पास आएंगे, बिना पास आए कॉलिजन नहीं होगा। और उसके बाद ये दोनों रिसीड हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, सेपरेशन। प्लीज, हम यहाँ कॉलिजन इन 1D देख रहे हैं। कॉलिजन इन 1D इज ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑन कॉलिजन। इस कॉलिजन में पीछे वाली बॉडी हमेशा पीछे ही रहेगी, वो कभी कूद के आगे नहीं जा सकती। हाँ भी बताइए, तो ये पहले अप्रोच कर रहे हैं, एनीवन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए, u1 माइनस u2। फिर ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो अप्रोच और सेपरेशन, दीज आर रिलेटिव वेलोसिटीज। तो बताओ कितनी होगी है, v2 माइनस v1, these all should be along लोई। एनीवन, व्हाट इज लोई, रजाई, क्या होता है लोई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होने चाहिए अगर टू डायमेंशनल कॉलिजन हो गया। देखिए ये सारे इस लाइन पर टकरा रहे हैं, तो ये वेलोसिटीज इसी लाइन के अलोंग होनी चाहिए। अब आई होप आपको आइडिया हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सास बहू का सीरियल है, ठीक है, दो चीजों में टक्कर हो रही है, धूम तना ना 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 ना, स्लो स्लो टक्कर हो रही है, तो टक्कर के बाद धूम तना ना 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 ना, स्लो स्लो ही वो मूव करेंगे अंटिल अनलेस ब्रेक आने वाला है या व्हाटएवर, ठीक है, फिर दोबारा शुरू होगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी आ गई, इसे हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ई। E is coefficient of restitution. Anyone, इस वर्ड का मतलब क्या है, दिस वर्ड इज काइंड ऑफ रिस्टोरेशन। एनर्जी का कितना पार्ट आप वापस ले आए, अगर एनर्जी का 100% पार्ट वापस ले आए तो इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट लॉस हो गया तो इलास्टिक कोलिजन है। तो ई का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों बताओ, शाबाश, ऑर्डर देख लेना, वी और यू का ऑर्डर थोड़ा सा अलग है। अगेन वीडियो के नीचे लिंक में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सारे लेक्चर्स डाल दूं ताकि आप थोड़ा सा डिटेल में देख पाओ। करें आगे, ओके चेंज करो, आइए वापस से।
अब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन कितने टाइप का होता है? एक वो और एक वो, बताइए कितने टाइप का हुआ? कोलिजन हम अभी दो टाइप का लेके चलेंगे, एक हेड ऑन कोलिजन और एक ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन इज वन डायमेंशनल कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन को बच्चे गलत समझ लेते हैं कि दो बॉडी हेड टू हेड टकराएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हेड टू टेल भी टकरा सकते हैं। टेल टू टेल टकराने का मीनिंग समझ नहीं आएगा। सोचो एक बॉडी ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ये कैसे टकराएंगी? सो जब तक बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन सेम स्ट्रेट लाइन पे है तब तक उसे हम हेड ऑन कॉलिजन बोलेंगे। ऑब्लिक कॉलिजन इज लाइक कंचे, कभी खेले हो, ठीक, एक कंचा ये एक कंचा ये, दोनों आपने मारे एक दूसरे पे शॉट, एक इथे गया एक औथे गया, सो ये कॉलिजन टू डायमेंशन में चला गया, सो हम इसे ऑब्लिक कॉलिजन कहेंगे। कोई डाउट किसी को? करें आगे। अब एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास ये एक मास है m1, ये एक मास है m2, दोनों में कॉलिजन हो गया, ओके। तो कॉलिजन से पहले इसकी स्पीड थी u1, इसकी स्पीड थी u2, और कॉलिजन के बाद इनकी स्पीड है v1 v2। तो बताइए मेरे पास दो वेरिएबल है v1 और v2, मुझे इन्हें सॉल्व करना है। एनीवन, ये आपके पास एक क्लासिक क्वेश्चन, दो बॉडी थी टकरा गई, आपको इनका ई दे रखा है, बताइए कैसे आप इनके फाइनल स्पीड्स बताएंगे अगर मैं सिंपली ये क्वेश्चन पूछ लूं तो? एनी आइडियाज? एनीवन? हाँ तो बच्चों, सबसे पहले दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन चाहिए। पहली चीज ये मोमेंटम है, क्या करें? कंजर्व कर दो। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हाँ भाई, v1 v2 दो वेरिएबल है, सेकंड इक्वेशन चाहिए, अप्रोच। और क्या करें? ए का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, याद आया? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बस इसे सॉल्व कर दो, v1 v2 इनकी वैल्यूज आ जाएंगी और हम बल्ले बल्ले शाबा शाबा सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बताइए क्या करें, जल्दी बोलो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दो, ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है। देखो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, दिमाग का दही होगा लेकिन आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो लाओ मैं ही करवा देता हूँ, आओ हेल्प करवाओ। जब सॉल्व करोगे तो v1 का फॉर्मूला आपका आएगा क्या? m1 माइनस ई m2, छोटा सा ही है, u1 प्लस m2 u2 ब्रैकेट में 1 प्लस ई अपॉन m1 प्लस m2। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप खुद देखेंगे अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हो जाती है ये इक्वेशन, ठीक है, बस इसे रट लो। हाँ भाई, अब अगर मुझे v2 चाहिए तो जहां भी सबस्क्रिप्ट में नीचे v1 v2 है उन्हें इंटरचेंज कर दो। तो देखो यहाँ v1 है, मैंने लिखा v2, ट्राई करो क्या लिखूं 1 और 2 को इंटरचेंज करके, m2 माइनस ई m1 आगे u2 प्लस m1 u1 1 प्लस ई अपॉन m1 प्लस m2, बस। तो आपको एक याद करना पड़ेगा, दूसरा आराम से आपकी बात बना देगा। करें? व्हाट इफ मैं आपसे पूछूं कि बताओ सिस्टम में एनर्जी का लॉस कितना होगा? तो हेल्प करवाओ। लॉस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपके पास दोनों की इनिशियल स्पीड है, दोनों की फाइनल स्पीड है, आई होप ट्रैक करके निकाल सकते हो। बट डोंट वरी, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? किसी को तो याद होगा क्लास में, बताइए। शाबाश, हाफ m1 m2 आगे
होल स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर होगा लॉस का। ये भी आपको याद होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ई, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। ज्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। अगला चैप्टर रोटेशनल है, 3 लेक्चर लग सकते हैं, तुझको करना होगा। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट, हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन, इन दोनों के तीन तीन टाइप होते हैं, तो तीनों टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलास्टिक, फिर इनइलास्टिक। इनइलास्टिक की जगह बिल्कुल कम छोड़ देना, इलास्टिक और परफेक्टली, पहला और तीसरा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच वाले को क्वेश्चन में छोड़ दो। एंड लास्ट वाला परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन। इन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूं। किस केस में मोमेंटम कंजर्व होगा? यही सुनना था। कॉलिजन है, मोमेंटम इज कांस्टेंट इन ऑल। ठीक, कोई भी कॉलिजन हो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इनमें भी मोमेंटम कंजर्व है। बात आई समझ? हाँ भाई, इलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू 1 होती है, परफेक्ट रिस्टोरेशन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में ई 0 होता है, तो इन इलास्टिक में ई क्या होगा? 0 एंड 1 इनके बीच का होगा। दिस इज आवर प्रैक्टिकल कॉलिजन, दीज टू आर हाइपोथेटिकल कॉलिजन्स। ठीक है, अब आपने एक रुई ली, छोटी सी कॉटन ली, उसे पानी में भिगोया, छत पे मार दिया या दीवार पे मार दिया, किसी ने किया हो तो बताओ क्या होता है? चिपक जाती है, शाबाश, किसी ने तो किया है। दिस चिपकना causes perfectly inelastic collision। तो perfectly inelastic collision सबसे ज्यादा इजी होता है। बॉडीज स्टिक टुगेदर, बॉडीज चिपक जाती हैं, यानी कॉलिजन के बाद दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। याद रह जाएगा? ठीक, यहां पे ए की वैल्यू 1 रखो, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है। हाँ भाई, इसमें लॉस कितना होगा? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में कोई लॉस नहीं होता, सॉरी, इलास्टिक कॉलिजन में कोई लॉस नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक में कितना लॉस होगा? मैक्सिमम होगा, 100% नहीं, मैक्सिमम। तो यहां लॉस, पिछला जो लॉस का फॉर्मूला लिखवाया था उसमें ई को 0 रखो प्लीज, हे रखो ना, हाफ m1 m2, प्लीज याद रख लेना, u1 u2s आर इनिशियल वेलोसिटीज, और ये फॉर्मूला सिर्फ 1D हेड ऑन के लिए है, ऑब्लिक के लिए नहीं। तीसरा, इन्हें साइन के साथ रखना है, याद रह जाएंगी ये बातें। टोटल एनर्जी किस में कंजर्व है? एनीवन? टोटल एनर्जी किस में कंजर्व होती है? तो लिखिए, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड इन ऑल, थकेलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के नाइदर भी ग्रेडेड, याद है? एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, बट लॉस में भी तो टोटल काउंटेड है। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कंजर्व होगी? ठीक, सो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। इलास्टिक कॉलिजन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, इन दोनों में नहीं होती। ये थोड़ा सा देख लेना इनके बारे में चीजें। 30 तक की क्लास है? 30 तक है, 30 तक है। चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो एक एग्जांपल कर लो बस ऑब्लिक कोलिजन का। ऑब्लिक कोलिजन,
हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं हम परफेक्टली सॉरी ऑब्लिक कोलिजन का। आपके पास क्या है, दो मासेस हैं, ये आया टकराया, टकराने के बाद ये अलग लाइन पे मूव करने लग गए, तो ये ऑब्लिक कोलिजन होगा। बताओ कैसे करें। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व, तो मोमेंटम इन एक्स कांस्टेंट रख दो। बताओ क्या लिखो, mu प्लस 0 इज इक्वल टू इसका मोमेंटम एक्स में और उसका मोमेंटम, ये आपकी पहली इक्वेशन। m सबके मास सबके सेम है, कैंसिल आउट कर दोगे। ये क्लासिक क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है। हाँ भाई, इसके बाद मोमेंटम y में कंजर्व करो, बोलो प्लीज। इनिशियल मोमेंटम y में, फाइनल मोमेंटम ये ऊपर मूव कर रहा है और वो नीचे मूव कर रहा है। कोई प्रॉब्लम? ये सेकंड इक्वेशन, कितने वेरिएबल हैं? कसुत्ते गणे v1 v2 अल्फा बीटा, 4 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। तो डोंट वरी, आपको दोनों में से किसी एक की स्पीड गिवन होगी और कुछ पूछा जाएगा। अब अगर मैं तुमसे कह दूं ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बिफोर एंड आफ्टर। बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसके बाद छुट्टी कर दूंगा, जल्दी बोलो। हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू, हाफ एम सबका उड़ा दो। तो देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन इस पे था और इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो एक इस पे आएगा कि अगर यही डेटा हुआ तो ये दोनों बॉल 90 डिग्री पे जाती हैं। ठीक है,